चर्चा की और खास चर्चा दक्षिणी राज्य केरल से जुड़ा हुआ है, एक प्रसिद्ध मंदिर से जुड़ा हुआ है। आप कल्पना कीजिए कि महीनों के कठिन व्रत और संकल्प लेकर भगवान अयप्पा के मंदिर में दर्शन किए बिना श्रद्धालुओं को वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़े। लेकिन यह हो रहा है वास्तव में। पिछले कुछ दिनों से केरल के सबरीमाला मंदिर पहुंची हजारों की भीड़ को 16-17 घंटे कतार में खड़े होने के बावजूद दर्शन नहीं हो पा रहा है। देवस्थान विभाग और केरल पुलिस प्रतिदिन 70 से 80 हजार की भारी भीड़ को संभालने में विफल रही है और लोग पांडालम से लौट जा रहे हैं। हालांकि केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन अधिकारियों को निर्देशित करते हुए तो दिखते हैं, लेकिन पानी के बिना एक यात्री की मौत प्रशासन के इंतजाम पर सवाल तो उठाता ही है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो बद इंतजामी के कारण तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल के दूर दराज के गांवों के आम दर्शनार्थी बिना दर्शन किए ही लौट गए। पुलिस और देवस्थान बोर्ड संख्या को लेकर उलझे हुए हैं, लेकिन हर सीजन में आने वाली भीड़ को लेकर प्रशासन की कोई तैयारी तो नहीं दिख रही। तो बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर हिंदू मंदिरों की उपेक्षा और दर्शनार्थियों के प्रति केरल सरकार के रवैये को तुष्टीकरण से जोड़ रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने सवाल किया है कि क्या इसी तरह की तैयारी अन्य मजहबों के लिए भी होती है क्या, या उनके लिए चुस्त दुरुस्त होती है तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दक्षिण के मंदिरों पर राज्य सरकारों के कब्जे को लेकर सवाल उठाया था। तेलंगाना में जब चुनावी रैली हो रही थी तो वहां पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि मंदिरों के पैसे सरकार लूट रही है, क्या वे दूसरे मजहब के धार्मिक स्थानों पर नियंत्रण कर सकते हैं या सिर्फ मंदिरों पर ही। तो केरल में हिंदू प्राचीन मंदिरों पर सरकारी कब्जे को लेकर पिछले वर्षों में कई आंदोलन हुए हैं। स्थानीय लोगों ने मंदिरों को मुक्त कराने का अभियान भी चलाया था। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि सबरीमाला में महिलाओं के दर्शन को लेकर केरल सरकार तो उत्सुक थी, लेकिन क्या यही उत्सुकता अन्य यात्रियों को लेकर है? यह इंतजाम है वहां पर? बिल्कुल इंतजाम नहीं है, तभी तो इस तरह की खबरें वहां से आ रही हैं। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा जी जुड़ गए हैं और साथ में हमारे साथ विनीता हरिहरन, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत विनीता जी। और साथ में विवेक श्रीवास्तव जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और केरल सरकार की तरफ से बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका भी विवेक श्रीवास्तव जी। मैं चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं विनोद मिश्र जी के जरिए। विनोद जी, ये जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी सवाल पूछा था, वो सवाल भी अपने आप में बहुत ही मौजू है। इसलिए क्योंकि आप देखें, धार्मिक स्थान केवल मंदिर तो नहीं होते, धार्मिक स्थान तो मस्जिद भी होते हैं, गिरजाघर भी होते हैं, गुरुद्वारे भी होते हैं और भी कई तरह के होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये जो है सरकारी व्यवस्था, हम जानते हैं कई जगहों पर, आप उदाहरण ले लीजिए वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का, उनके हाथ में सौंपा गया तो आप देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था वहां पर हमें दिखाई पड़ती है। तो ये सवाल जो प्रधानमंत्री ने उठाया था, वो कहीं ना कहीं उसका प्रतिफलन हमें देखने को मिल रहा है कि वहां ऐसी अव्यवस्था है कि बेचारे श्रद्धालु बिल्कुल 17-18 घंटे इंतजार करके लौट रहे हैं बिना दर्शन के। लाल जी, अभी आप पहली खबर जो दिखा रहे थे, पार्लियामेंट की जो सुरक्षा चूक हुई है, वो भी कुछ आंदोलनजीवी का एक अपना ये था। अभी तो पुलिस से लेके सारे सुरक्षा एजेंसियां उस पर जांच कर रही है जी। लेकिन सवाल यही है कि सबरीमाला इशू की जो सबसे बड़ी खबर बनी थी पिछले सालों में, तो आपने देखा था वही आंदोलनजीवी थे जिनका सबरीमाला दर्शन से, अयप्पा से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन महिलाओं को इजाज़त मिले, इसको लेके केरल सरकार तक उनका पूरा समर्थन मिला और इस बात की पूरी जोर शोर से महिला राइट और इन सब चीज़ों के लिए बात, समानता और इन सब चीज़ों का मुद्दा बनाया गया। वो कौन लोग थे, उसकी पहचान लोगों ने वहाँ पे, सरकार जो थी उन्होंने की या नहीं की। अंततः वही हुआ कि कम से कम वो वहाँ पे एक जो सबरीमाला दर्शन में एक व्यवस्था है कि पुरुषों और महिलाओं को लेके दर्शन का, तो उसमें कुछ महिलाओं ने जो आंदोलनजीवी बन के आई थी, उनकी आपत्ति थी कि इतने कम उम्र के लोगों को आप क्यों नहीं जाने देते, तो इस पे सवाल उठा था। लेकिन सवाल जो भी है वो नागरिक अधिकार की बात है या मौलिक अधिकार की बात है, ये तो कोर्ट का फैसला था और सरकार उस रूप में सामने में आई थी। लेकिन सवाल सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जो दर्शनार्थी हैं
आप सोचिए कि अयप्पा के इस मंदिर के दर्शन के लिए महीनों से लोग उस तरह का एक व्रत रखते हैं, एक अनुशासन है उनका, और उस तरह से अपना अनुशासन के साथ में वो व्रत को लेके वो आते हैं अयप्पा के दर्शन में। और कहाँ कहाँ से आते हैं, तमिलनाडु के आते हैं, केरल के बहुत सुदूर गाँवों से आते हैं, वहाँ कर्नाटक से आते हैं, सुदूर कर्नाटक के बॉर्डर इलाका के सारे। अयप्पा एक मशहूर वहाँ पे हिंदुओं का एक प्राचीन तीर्थ स्थल है, जो आप कह सकते हैं कि शैव और वैष्णव संप्रदाय के दोनों लोगों की आस्था वहाँ के आस्था उस जगह से जुड़ी हुई है जी। लेकिन आज हो क्या रहा है वहाँ, आप देखिए एक बच्ची की मौत हो गई, कहा जा रहा है कि उसको पानी नहीं मिला और इतने घंटों वो इंतजार करते रहे, उसकी मौत हो गई। और इसके बावजूद भी आप वहाँ पे सरकार की देखिए, उनको पता है कि इस सीजन में वहाँ रोज 70 से 80 हज़ार की भीड़ वहाँ जुटती है, दर्शनार्थी जुटते हैं। और वो दर्शनार्थी कौन है? जिन्होंने लंबे लंबे समय तक में उस सब व्रत रखा हुआ है, एक अनुशासन में वो अभी अपना जीवन जिया है। और जब वो अपने भगवान अयप्पा के सामने में पहुँचने के लिए अगर इतना जद्दोजहद करते हैं तो खाली हाथ उनको लौटना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये कम से कम एक शर्मनाक स्थिति है और इस बात के कम से कम एक बेहतर स्थिति बननी चाहिए। ठीक, मैं आता हूँ, विनीता जी के पास भी आऊँगा। बीजेपी का तुष्टीकरण का आरोप है, लेकिन पहले विवेक जी, क्या इस बार ये जो अव्यवस्था आ रही है, क्या इसमें कहीं ना कहीं केरल सरकार की तरफ से कोई कमी है, कोई बदइंतजामी है? ये यात्रा तो हर साल इस तरह की होती है, इस तरह के वहाँ पर कार्यक्रम हर साल होते हैं, लेकिन इस बार इस तरह की अव्यवस्था क्यों है विवेक जी? जी देखिए, सबसे पहली चीज वहां पे मंडल मकर वैलू नाम से एक पर्व है और जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ डिवोटीज थे वो मैनीफोल्ड हो गए, जो कि एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड थे। और मैं चाहूंगा विनोद मिश्र जी एंथुजियाज्म के साथ जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, थोड़ा संख्या बल भी डिस्कस कर लेते कि लास्ट ईयर कितने डिवोटीज आए थे और इस साल कितने डिवोटीज आए थे और कितने का फर्क था, तो शायद इनको पता चलता। इन्होंने तो नहीं किया डिस्कस विनोद मिश्र ने, लेकिन कोर्ट ने जरूर डिस्कस किया। और 2 बेंच की पीठ थी, अनिल नरेंद्रन और जी गिरीश, दोनों बैठे थे और दोनों ने इस बात को समझा कि भाई अचानक क्राउड इंक्रीज हुआ मैनीफोल्ड। और केरला के अंदर 2 प्रकार की समस्याएं हैं मंदिरों में। कुछ मंदिर वो बिल्कुल ही गलियों से होकर के उनके रास्ते हैं, कुछ मंदिरों के वहां एक समस्या मैनेजमेंट की आती है। और जो कुछ मंदिर हैं जैसे सबरीमाला है, ये बिल्कुल ही वीराने में, जंगल के बीचों बीच, हिललॉक्स के बीच में है। लेकिन पानी के इंतजाम के बिना श्रद्धालु की मौत हो जाना बड़ा सवाल खड़ा करता है। सुनिए, पानी का इंतजाम भी था, बाकी इंतजाम भी थे, लेकिन द पॉपुलेशन दैट अराइव्ड वाज मैनीफोल्ड, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। तो ये एकाएक इस साल इतना मैनीफोल्ड कैसे हो गया? मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इसका अंदाजा प्रशासन को नहीं लगा? किसी को भी नहीं था, भक्तों को खुद नहीं था कि साहब इतने हो जाएंगे और 18 घंटे 24 घंटे की क्यू लग जाएगी। और दर्शन भी देखिए लिमिटेड नंबर ही कर सकते हैं, चाहे वैष्णो देवी हो या कोई भी धार्मिक स्थल हो। नंबर ऑफ डिवोटीज जो एक टाइम पे एक दिन में दर्शन कर सकते हैं, उसकी तो एक लिमिट है। अगर उसके बियॉन्ड लोग आएंगे तो उसमें प्रशासन का देखिए, इसके अंदर चाहे वो हमारी सरकार हो या किसी अन्य पार्टी की सरकार हो, एक लिमिट के बाद आपको वेट तो करना पड़ेगा। इसीलिए जो मंदिर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। मंदिर प्रशासन जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राज्य सरकार सीधे, लेकिन मंदिर प्रशासन की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए इस मामले में। विवेक जी, आप भी सहमत होंगे? बिल्कुल सबकी सरकार की भी होनी चाहिए और है, और हम लोग सीरियस हैं, वामपंथी गवर्नमेंट सीरियस है। और आप देखिए इतनी सारी कंट्रोवर्सी जिसके बारे में विनोद मिश्र बात कर रहे थे अभी, जो पहले हुई थी, जिसमें विमेन राइट्स के हम सब खड़े हुए थे और हम सबको महिलाओं के राइट्स के लिए खड़ा होना चाहिए। 2023 चल रहा है, ये कोई साहब ये 1000 या 5000 साल पहले की कहानियां नहीं है। और महिलाओं को पुरुष ठीक है, लेकिन इस मामले में फिर विवेक जी, लेकिन उसके बावजूद भी सुने उसके बावजूद भी आप देखिए मंदिर पॉपुलर है, श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं और पिछले साल का अच्छा मैनेजमेंट था। कई चीजें ऐसी हैं जो चली आ रही प्रथा से अलग होती हैं, लेकिन अगर हमें उनमें सुधार करना है तो हमें समान नजरिया सभी के लिए अपनाना पड़ेगा। जब समान नजरिया नहीं होता है तब सवाल उठता है। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले जरा मुझे विनीता जी के पास जाने दीजिए। विनीता जी, अभी आपकी टीम ने वहां पर दौरा किया है उस घटना स्थल का जहां पर कि शबरीमला मंदिर में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। आप ये बताइए कि आप सीधे वहां के सरकार पर तुष्टीकरण यानी अपीजमेंट का आरोप लगा रही हैं। विनीता जी, किस आधार पर अपीजमेंट का आरोप लगा रही है बीजेपी?
जी, पहली बात तो ये है कि सरकार को अपनी जो फेलियर एक्सेप्ट करनी चाहिए, सारी ह्यूमिलिटी में एक्सेप्ट करनी चाहिए, और जस्टिफिकेशन बिल्कुल किसी रूप में इज नॉट एक्सेप्टेबल कि एक सर्च थी क्राउड में या अनएक्सपेक्टेड थी। ये सब तो एक्सक्यूजेस है, लेम एक्सक्यूजेस है। जहाँ फेलियर हुई है वो फेलियर हुई है, वो एक्सेप्ट करनी चाहिए सरकार को। और दूसरी बात ये है कि जो देवस्थान बोर्ड है उनके पास जो है 3000 टेम्पल्स के आसपास है केरल में, और यहाँ पर शबरीमला में खाली 255 करोड़ की रेवेन्यू आती है देवस्थान बोर्ड को। तो वो सब पैसे कहाँ जा रही है? तो हमें उसी मुद्दे पर बात करनी चाहिए कि पैसे कहाँ जा रही है। तो जो 200 करोड़ आती है एनुअली शबरीमला से, और जो हमने सेंट्रल अभी बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने परमिशन नहीं दिया फॉरेस्ट में, अचानक से फॉरेस्ट लैंड एक इशू आ गई है। तो ये सब लेम एक्सक्यूजेस है। जो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में 1000 करोड़ दिए हैं स्वदेशी दर्शन प्रोग्राम में, सॉरी 100 करोड़ दिए हैं, उसमें से बस 20 करोड़ उन्होंने मास्टर प्लान की एक प्लान बनाया है, लेकिन मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। वहाँ बेसिक फैसिलिटीज आपको लगता है कि ये मंदिर की आमदनी को तो ले लेते हैं लेकिन इंतजाम में खर्च नहीं करते, लेकिन आप जो तुष्टीकरण अपीजमेंट का आरोप लगा रही हैं उसका क्या बेसिस है विनीता जी? जी, यही है कि जो हिंदू टेम्पल्स है, जो जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था तेलंगाना के रैली में, जैसे हिंदू टेम्पल्स है वो सब देवस्थान बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट के उसमें जुरिस्डिक्शन में है, लेकिन कितना वो देखभाल कर पा रहे हैं, मेंटेन कर पा रहे हैं। कंप्लीट नेग्लेक्ट ऑफ हिंदू टेम्पल्स हो रही है अभी पूरे इंडिया में ही। देखो तमिलनाडु में भी देखो कितने सारे टेम्पल्स को अटैक किए हैं, कितने सारे टेम्पल डिस्ट्रॉय हुए हैं, श्राइन्स डिस्ट्रॉय हुए हैं। जितना देख रेख होनी चाहिए टेम्पल्स में, कितने पैसे जो आते हैं उनको, उनकी जो यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है, तो ये सब तुष्टिकरणी है क्योंकि वो निग्लेक्ट कर रहे हैं टेम्पल्स को। टेम्पल्स अक्रॉस आपको लगता है कि नेग्लेक्ट कर रहे हैं? ठीक है, ले लेते हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं, आपके पास भी लौटूंगा। विवेक जी आप भी जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले विनोद जी आपने विवेक जी का तर्क तो सुना ही। उनका कहना है कि इस बार एकाएक इतनी संख्या आ गई जिसको कि ध्यान में लेने की जरूरत है, और ये बदइंतजामी उसी वजह से हुई है। आप बताइए कि क्या ऐसा होता है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल एकाएक 2 गुनी या 3 गुनी संख्या आ जाए, या अगर बढ़ोतरी होती है तो जो एक ग्रेजुअल इंक्रीज होता है साल दर साल, उसी तरह की बढ़ोतरी हुई होगी? मैं सुन रहा था विवेक जी का, और मैडम ने जो हरिहरन जी ने जवाब उनको दिया था, लेकिन मैं थोड़ा सा उनको जो डेटा की बात कर रहे थे और संख्या की बात करते हुए मुझे बता रहे थे विवेक जी। विवेक जी देखिए, ये सारे ऑनलाइन वहाँ पे देवस्थान ट्रस्ट जो है आपका, वो भी सरकारी ट्रस्ट है, कोई मंदिर का ट्रस्ट नहीं है, सरकार की ही अथॉरिटी है। अब वो कितना धार्मिक है या नहीं है मैं उस पर सवाल नहीं करूँगा, लेकिन वो ट्रस्ट भी उन्हीं का है। और आज वहाँ पुलिस के बीच में और देवस्थान ट्रस्ट के बीच में यही झड़प है। पुलिस का अपना तर्क है और देवस्थान मंदिर का जो ट्रस्ट है उसका अपना तर्क है, और दोनों में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट को आना पड़ा था। ये भी बात आप विवेक जी इस बात को समझिए। और सवाल ये है कि जब आप ये हर साल का है, आप ये देखिए कोरोना के समय में 2 साल नहीं मंदिर में दर्शन नहीं की इजाज़त थी, और उसके बाद आप देखिए कि ये हर साल की बात है। और आप देख रहे हैं कि हर साल लोगों का वहाँ पे 3-4 जो नेबर स्टेट से लेके और दूर दराज के केरल के जो इलाके हैं उसमें सनातन मान में जो लोग हैं, चाहे वो वैष्णव हों चाहे उसमें शैव प्रदाय के हों, उनके लिए अयप्पा एक आदर्श है। उसमें हर कम्युनिटी के हर वर्ग के लोग आते हैं, और वो उनकी जो एक आस्था है, वो आस्था इतनी बड़ी आस्था होती है कि उसके लिए वो महीनों महीनों तैयारी करते हैं। तो आप उसकी संख्या के आधार पर ये बता देते हैं कि ये इंतजाम तो सरकार को करना चाहिए। देखिए आप तिरुपति में क्या अभी भी सरकारी संस्था ट्रस्ट है, लेकिन आप वहाँ पे व्यवस्था देखिए कि अगर लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है तो वहाँ बैठने की जगह होती है, वहाँ पानी की इंतजाम है, वहाँ चाय का इंतजाम है, जो दर्शनार्थी की इच्छा पे है कि वो व्रती जो है, जो भी लोग आए हुए हैं वो अवेल करें या ना करें। आपने तो वहाँ एक पानी तक नहीं रखा है, जिसके लिए आप देखिए वहाँ किस तरह की थी। भगदड़ में आप अभी हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि बच्चा किस तरह से अपने फादर से मिसिंग था उसका, वो किस तरह से चिल्ला रहा है, लगातार लोग उसको सांत्वना दे रहे हैं। ऐसी तो हालत होती है।
अपने स्टेट में अगर वो धार्मिक आस्था के, अगर दूसरे धार्मिक आस्था के लोग हों और उनकी व्यवस्था में आप इस तरह के रवैया अपनाएंगे तो लोग सवाल करेंगे ही। आप उसी तरह से देखिए हज की यात्रा में, आप देखिए किस तरह से आप उसकी तैयारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। सही बात। क्या आपने कभी किया है इस तरह के? क्योंकि वो अनपढ़ लोग हैं, वो गाँव के किसान हैं, वो सारे मजदूर लोग हैं, उसकी अपनी एक आस्था है जिसकी आस्था को लेकर अयप्पा को, अपने भगवान अयप्पा के दर्शन करने के लिए आते हैं वहाँ, और आप खाली हाथ वहाँ वापस लौटा दे रहे हैं कि वो बहुत भीड़ है। जी बिल्कुल, ये सवाल खड़े करता है विवेक जी। आपने तमाम बातें सुनी और मैं ये जोड़ देता हूं, आप देख लीजिए चाहे हज यात्रा हो, बगल में तिरुपति बालाजी मंदिर है, आजकल ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, ये तमाम चीजें हैं जो हमारे इन कामों को आसान करती हैं। तो कहीं ना कहीं जो उपेक्षा का आरोप है, उस आरोप में दम तो है। देखिए, मुझे लगता है विनोद मिश्र जी के पास शायद ये भी संख्या बल नहीं होगा कि कितने हिंदू मंदिरों में, कितने राज्यों में हादसे हुए हैं। चंडी मंदिर में एक हादसा हुआ था। अच्छा, तो आप दूसरे हादसे से सबरीमाला में भी हुआ था सर। पहले सुनिए, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि राज्य सरकार ने जानबूझ करके चंडी मंदिर में, जानबूझ करके बात नहीं है, बात यहाँ उपेक्षा की है। बिल्कुल उपेक्षा नहीं है। ये संघीय एजेंडा जो है, जो विनोद मिश्रा यहाँ फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें संघीय एजेंडा कहाँ से आ गया बताइए? इसमें संघीय एजेंडा कहाँ से आ गया? घटना घटी है तो घटी है। सुनने दीजिए, अब बोलने दीजिए मुझको। संघीय एजेंडा ये है, जो हुआ वो ओवर पॉपुलेशन की वजह से हुआ। बीजेपी और संघ परिवार चाहता है कि ब्राह्मणों का कंट्रोल, जो मंदिरों का कंट्रोल है, वापस उसके प्रीस्ट, पुजारियों और ब्राह्मणों को दिया जाए, जो कि बड़ी मुश्किल से उनके कंट्रोल से निकाल करके सरकारों को दिया जाता है। ऐसा ही कंट्रोल बाकी धार्मिक स्थलों पर है क्या? ऐसा ही कंट्रोल बाकी धार्मिक स्थलों पर है? बिल्कुल है। शायद इनको नहीं मालूम है कि जो हज की कमेटी होती है उसमें भी गवर्नमेंट से करती है। ये नहीं मालूम होगा इनको। विवेक जी, वैष्णो देवी माता, वैष्णो देवी का भी कंट्रोल सरकार की संस्था है। आप वहां जाके व्यवस्था देखिए की बात अलग है। दूसरा, इतने बड़े कलेक्शन वाले धार्मिक स्थल, मैं किसी चर्च या मस्जिद को नहीं जानता अभी तक हिंदुस्तान के अंदर जिसमें इतने बड़े कंट्रोल और धांधली हो सके। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल नेसेसरी है। ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी और हिंदू सुप्रीमेसी इस देश में हम नहीं लागू करने देंगे। लाल जी, आप पहले ये अलग आप आइए, ठीक है विनोद जी, आप चर्चा में जरा आइए, उसके बाद में ये वामपंथी विचारधारा के लोगों ने जिस तरह से इस बात को लाया है, इनके पास में तर्क देखिए। हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि आपके पास अगर तर्क नहीं होता है तो आप सीधे मनुवाद पे आ जाते हैं, सीधे ब्राह्मण पे आ जाते हैं। इस आप ब्राह्मण बात को सुनिए। ये आपकी वामपंथी सोच का ये हमेशा से एक प्रॉब्लम है। आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी ये जिम्मेदारी थी सरकार की। सुनिए, पहले आप सुन लीजिए, आपकी बात मैंने सुन ली। हर एक दुर्घटना को सरकार की जिम्मेदारी थी वहाँ पे, और सरकार को वहाँ पे कम से कम दर्शनार्थियों को एक मौलिक अधिकार था वहाँ पे, जिसको आपको पूरा करना था। आप पूरा नहीं कर रहे हैं, उसको ब्राह्मणिज्म से जोड़ रहे हैं। चलिए, लौटता हूँ विनीता जी, उनका कहना है कि देखिए हमने ये जो हुआ ये तो ठीक है, इसमें संघीय एजेंडा लागू कर रहे हैं आप लोग जो है इसकी बात उठा करके, तो इसका मतलब शायद विवेक जी ये उम्मीद कर रहे हैं कि घटना घटे, ना हम इसे उठाएं, ना आपकी यानी बीजेपी की टीम वहां पर जाए, ना आप बात रखें, ना विनोद जी रिपोर्ट करें, ना हम कुछ बोलें। इनकी ये उम्मीद है, बताइए। जी बिल्कुल, यही एटीट्यूड रहती है स्टेट गवर्नमेंट के भी। जो भी हादसा होती है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, तो फाइनेंस बोलती है। अब इनको सुन लीजिए, आपको इन्होंने सुना। आप जब बोल रहे थे, जब हमने इंटरप्ट नहीं किया, आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज। आप मुझे बोलने दीजिए, मैंने इंटरप्ट नहीं किया जब आप बोल रहे थे, तो प्लीज बी चारधाम यात्रा ऑल्सो। जी अच्छा, अब उनको सुन लीजिए, विनीता जी को अब सुन लीजिए। एक क्राइसिस जो आप दूसरे टेंपल पे डिफ्लेक्ट करके आप बोल रहे हो कि हमारे एक्सीडेंट नहीं है, वो एक्सीडेंट है। प्लीज लुक एट काशी एंड ऑल दीज प्लेसेस। जितना मॉडर्नाइजेशन हुई है वहाँ टेंपल टाउन में, कितना प्लानिंग और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लाई जा रही है वहां पर। तो केरला गवर्नमेंट इतना लैक्स क्यों है, इतना अपने ही रिग्रेसिव एटीट्यूड में रहते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस में है स्टेट गवर्नमेंट, तो वो मानते नहीं है, वो हाथ खड़े कर देते कि हमारे पास पैसे नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। और जो विनीता जी, एक आरोप का सीधा जवाब दीजिए। विनीता जी, एक आरोप का सीधा जवाब दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि इस मामले को उठाकर आप ब्राह्मणों की सुपरमेसी को वहां स्थापित करना चाहते हैं और ब्राह्मणों के हाथ में व्यवस्था देना चाहते हैं। ये आपके ऊपर ये एलिगेशन।
सरकार के हाथ में दिए हैं तो सरकार को संभालना चाहिए। सरकार has failed, absolutely failed. Devasam board has failed in maintaining temples. तो therefore हम बोल रहे हैं कि हम इसको we have to bring it back. जो Christians churches और mosques सब religious organizations के हाथ में है, सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार पैसे तो लेते हैं लेकिन पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं करते। ये कह रहे हैं कि अगर चर्च और मस्जिद में भी इतना पैसा आए तो सरकार ले लेगी अपने पास। आपको लगता है कि किसी चर्च या किसी मस्जिद के पास उतना ज्यादा पैसा नहीं आती, इसलिए सरकार को लेने की जरूरत महसूस नहीं होती? ये बात अलग है कि कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि कहां से पैसे आते हैं, है ना? यहाँ तो सदियों से कम से कम है ना, जो फंडिंग या जो चंदे आ रहे हैं उसका उपयोग क्या होगा? कम से कम एक न्यूट्रल बॉडी तो डिसाइड करेगी। कल कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, आप कंट्रोल करिए, उसका मैनेजमेंट करिए। ये थोड़ी ना है कि दलितों को तो आप तो मंदिर में तो नहीं यही तो सवाल हो रहा है कि अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो मैनेजमेंट कीजिए, जो केरल सरकार ने मैनेजमेंट नहीं किया। नहीं, हम बिल्कुल कर रहे हैं। जो हादसा हुआ हम उसको मानते हैं, वो अनफॉर्चुनेट था, लेकिन वो नेग्लिजेंस से कम और वो ओवर पॉपुलेशन की वजह से ज्यादा हुआ है। उसका पॉलिटिसाइजेशन करना गलत है, वेरी क्लियरली। विनोद जी बाहर उसका कंट्रोल मंदिरों का कहीं और तो जिम्मेदारी, विनोद जी, केरल सरकार की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या ये सिर्फ ओवर पॉपुलेशन की वजह से हुआ? क्या मिसमैनेजमेंट नहीं था? लाल जी, मैं विवेक जी का सुन रहा था, उनका तर्क का भी आपने देखा कि वो किस स्तर से बात कर रहे थे। वो कितना मंदिरों पे ट्रस्ट कर रखते हैं, मंदिरों में कितना उनका भाव है मुझे नहीं पता, और मंदिरों को किस तरह से ब्राह्मण देखते हैं भी नहीं पता। शायद उनको ये जानकारी नहीं होगी कि केरल से लेके तमिलनाडु तक कई मंदिरें हैं जहाँ के पुजारी जो है, श्रेष्ठ पुजारी जो है, अब वो ब्राह्मण नहीं है। उसमें कई जातियों और कई वर्गों के लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग देके वहाँ पुजारी बनाया गया है। सरकार की भी कोशिश है और वहाँ के धार्मिक संस्थाओं की भी कोशिश है कि उसमें पुजारी होते हैं। सवाल उससे भी बड़ा है कि जब वो कहते हैं कि मंदिरों में इतना पैसा है, बाकी जगह पैसा नहीं है, तो यही नैरेटिव देके अभी तक इस चीज़ को अलग अलग करते रहे हैं। ये इनको बात समझनी चाहिए कि मंदिरों में जो पैसा है वो उसी भक्त का है। अयप्पा के जो दर्शन करने आए हुए लोग हैं, जो करोड़ों श्रद्धालु आते हैं हर साल, उन्हीं का पैसा है जो 200 करोड़ होता है। और उनके 200 करोड़ का अगर आप उसमें से 5 करोड़ खर्च करेंगे तो शायद उन पे आप बड़ी कृपा करेंगे, मेहरबानी करेंगे, लेकिन आप नहीं करते हैं। ठीक है, आप वो पैसा उनके पॉकेट से जो आया है वहाँ, उसका यूज अपने स्टेट के और डिपार्टमेंट में करते हैं या दूसरे कल्याण के लिए काम करते हैं। मुझे उसमें लेना देना नहीं है, लेकिन आप ये देख लीजिए कि जहां भी धार्मिक संस्थानें हैं जिनकी पूरी आमदनी वहां से हुआ है, उनके भक्तों से मिला है, उनके चंदों से मिला है, उनके श्रद्धा से मिला है, आप उसको लूट रहे हैं। यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तेलंगाना की रैली में कहा था कि क्या आप हिम्मत दिखाएंगे कि वहां जो दूसरे ऐसे मजहबी संस्थानें हैं, उनकी जो अपनी अपनी भूमिका है, उनके जो धार्मिक संस्थान है, क्या आप उस पर सरकार की कोई भूमिका दिखा सकते हैं? इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूं। विवेक जी, इसी सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं। बताइए वो कट ऑफ मनी क्या है, वो बॉर्डर क्या है जिससे ज्यादा आमदनी होने पर आप बाकी संस्थानों को भी सरकार के अंदर लेंगे? वक्फ बोर्ड इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। किसी भी धार्मिक स्थल की आमदनी कम से कम कितनी होनी चाहिए जो सरकार को उसको टेक ओवर करना चाहिए? तो नहीं है। आप मुझे बताइए, जो वक्फ बोर्ड है उसका कंट्रोल मिश्रा जी कौन करता है? उसमें नुमाइंदे कौन नॉमिनेट करता है? बॉस, आप वक्फ बोर्ड को जानते ही नहीं है। वो कौन सा बोर्ड है जिसको आपने संसद में बनाया था? अभी चर्चा नहीं कीजिए क्योंकि वो मुद्दा बहुत बड़ा है। वो मुद्दा बहुत बड़ा है, उस पर तो अलग से चर्चा कर सकते हैं। जिसपे करोड़ों करोड़ के गबन का आरोप है, वो कौन लोग है वहाँ? यहाँ पे जब उत्तर नहीं होता है तो उसके पास जो संघ के विचारक और संघ के सपोर्टर हैं, उनको एक ही चीज होती है, अरे साहब मुसलमान ऐसा कर रहे हैं तो अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है। मैं विनीता जी को आने से रोका गया सर, ये भी बता दीजिए ना मिश्रा जी, कौन सी मस्जिद जिसमें दलितों को आने से अगर ये देखिए एक माइंड। ठीक है, जवाब दे दीजिए फिर विनीता जी के पास। जवाब दे दीजिए विनोद जी, फिर विनीता जी के पास। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर विवेक जी एक अब सुन लीजिए ना, आपने पूछा है तो सुन लीजिए। विवेक जी सवाल पूछे हैं तो सुन लीजिए। ये जवाब सारा ये सवाल उठा रहे हैं, उनको ये बात की थोड़ी समझ आनी चाहिए। वो केरल सरकार के अगर नुमाइंदगी के तौर पे यहाँ बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैंने तो पहले ही बोल दिया था विचारधारा से हैं ये नहीं मुझे पता, लेकिन सवाल है कि आप तथ्यपरक बात कीजिए। आप पब्लिक ब्रॉडकास्टर पे बैठे हुए हैं और इस तरह
तरह की अनर्गल बात करते हैं, आपके पास कोई तथ्य नहीं है। कभी आप वक्फ बोर्ड जाते हैं, कभी वहां जाते हैं, कभी आप ब्राह्मण जाते हैं, कभी वहां जा रहे हैं। अरे सीधी सीधी बात है, हमारे डिस्कशन का आज का मुद्दा सिर्फ ये है, उपेक्षा है कि भाई उपेक्षा हुआ है, श्रद्धालुओं की उपेक्षा हुई है। ठीक है, मैं मुझे विनीता जी के पास अब जाने। विनीता जी आप बताइए कि किसी भी धार्मिक स्थल का, मंदिरों का, मस्जिद का, चर्च का, गुरुद्वारे का कितना अमाउंट होना चाहिए जो कि सरकार को उसको अपने अंदर ले लेना चाहिए? क्या ऐसा कोई कट ऑफ बॉर्डर है, कोई कट ऑफ मनी है कि इतना होना चाहिए कम से कम, तब सरकार लेगी उनको अपने अंदर, जो कि मंदिरों का है और बाकियों का नहीं है? जी बिल्कुल। तो ये तो एक हिंदू एंडोमेंट एक्ट के तहत हो रही है ये। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज, जैसे सरकार के कंट्रोल में हो ना हो, लेकिन वो मैनेजमेंट तो ठीक रहे। देवस्थान बोर्ड हैज फेल्ड कंप्लीटली इन मैनेजिंग टेम्पल्स। जैसे तमिलनाडु में हो या केरला में हो, टेम्पल्स की जो स्थिति है, टेम्पल्स की जो अवस्था है जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। वो एक सिस्टम में वो स्टक है। वो जैसे कि अभी जो सुनामी हुई है, क्राउड की सुनामी में बोल रही हूँ, जैसे इतनी बड़ी क्राउड आई है, वो संभाल नहीं पाते हैं। तो देवस्थान बोर्ड की अपनी लिमिटेशंस है। तो देवस्थान बोर्ड नहीं तो फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आ जाए, प्राइवेट पार्टनर्स को ले आए, डेवलपमेंट हो, विकास हो सबरीमला की, वो नहीं हो रही है। मास्टर प्लान बनी है, उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन की कोई नामोनिशान नहीं है। वहां वाटर सप्लाई नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन जैसे इतनी बड़ी अभियान मोदी जी ने चलाए हैं सारे देश में, लेकिन यहाँ पर टॉयलेट्स की फैसिलिटीज नहीं है। सबरीमला जैसे टेम्पल टाउन को इतनी ज्यादा वी नीड एक्सपर्ट्स को इनवाइट करनी चाहिए, हमें इनकी प्लानिंग करनी चाहिए। इट इज टाइम टू एक्सपैंड दिस इटसेल्फ शोज। ये जो इंसिडेंट हुई है कल, वो ये साबित करती है कि एक्सपेंशन की टाइम हो गई है अब सबरीमला की, मॉडर्नाइजेशन की टाइम हुई है। वो पहले सबरीमला नहीं रहा। अभी इतने सारे लोग आए हैं, क्या वो एंटिसिपेट नहीं किए थे, प्रोजेक्शंस नहीं हुए थे? ठीक है, दो गंभीर सवाल हैं। एक तो पहले श्रद्धालुओं की उपेक्षा क्यों, और दूसरा सवाल जो प्रधानमंत्री ने उठाया था कि क्या समान नजरिया सरकार का नहीं होना चाहिए एक धर्मनिरपेक्ष देश में, धर्मनिरपेक्ष राज्य में? करते रहेंगे इन सवालों पर चर्चा। फिलहाल लाल जी, मैं एक चीज विवेक जी का जोड़िए जो भी जोड़ना चाहते हैं संक्षेप में। विवेक जी देखिए, इन्होंने तो राम के अस्तित्व पे भी सवाल उठाया था, इनको राम मंदिर के लिए भी इनका सवाल था। लेकिन कम से कम ये समाज समझिए, हिंदुस्तान है, ये हजारों साल की परंपरा और संस्कृति का जो ये देश है, उसका रिफ्लेक्शन आप इकोनॉमी में देखिए। जिस अयोध्या के आप राम मंदिर का विरोध करते रहे आपकी पार्टी, आपके समाज और आपके सोच के लोग में, उसमें आप देखिए कि वहाँ क्या हो रहा है। हर साल अयोध्या में 2 करोड़ लोग किस तरह से एक दिवाली के उत्सव में आते हैं। ठीक है। आज अगर राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें देखिए कितने करोड़ लोगों का आमदनी है। तो ये सोशियो इकोनॉमी का केरल सरकार को समझना चाहिए कि अयप्पा के दर्शन के जो लोग आ रहे हैं वो सरकार को कुछ देने आ रहे हैं, व्यवस्था देनी चाहिए। और वहाँ अच्छी व्यवस्था आप देते हैं तो आपके राजस्व बढ़ेगा, आपके स्टेट का ही डेवलपमेंट और ज्यादा बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, विवेक जी और विनीता जी, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के